भीकन कुछ महीनों से बीमार था। वह मुंबई की एक नाटक कंपनी में कलाकारों के गहनों एवं कपड़ों के डिजाइन रेखांकित करता था। कंपनी बंद होने से काम मिलना बंद हो गया और भीकन की आमदनी भी। चिंता ने उसे बीमार कर दिया। वह गांव चला आया। घर में उसका बेटा बीर अपनी पत्नी व दो बेटियों और एक बेटे के साथ रहता था। भीकन की बीमारी ने कर्जदार बना दिया तो खेत गिरवी रखना पड़ा। बीमारी व चिंता ने उसे और भी कमजोर बना दिया। उस पर दिन रात बहू के ताने सुनता। कभी कहती बुढ़ऊ शहर से कुछ भेजते थे तो मुश्किल से घर चलता था। अब वह आमदनी तो छूटी ही, साथ में बुढ़ढन ने खाट पकड़ ली है। इनकी दवा दारू के कारण कर्ज में डूबे रहते हैं। सो अलग दोनों बेटियां ताड़सी बड़ी होती जा रही हैं। पैदा होते ही कहा था इन्हें कहीं छोड़ आओ, कोई बेऔलाद सेठ साहूकार ले जाएगा, चाहे बेटी बनाकर रखे या नौकरानी, जिंदगी तो सवर जाएगी। पर बुढ़ढन ने मेरी एक न सुनी। लक्ष्मी छमी कहकर चुप करा दिया। बहू कमरे में आते जाते बड़बड़ा रही थी। साफ जाहिर था कि वह अपनी भड़ास भीकन को सुनाने के लिए ही निकाल रही थी। यह रोज का क्लेश हो गया था। बर्तनों को धोने के लिए पटकती वह, फिर बड़बड़ाई। तब तो बड़ी बड़ी बातें करते थे। देखना लड़कियों की शादी कैसे और कब हो जाएगी पता भी नहीं लगेगा। पता तो हमें चल रही है, दिन रात तेल के कड़ाहे में तले जा रहे हैं, पल्ले में दमड़ी नहीं। इससे तो अच्छा मर खप जाए तो जान छूटे। लड़कियां सहमी समी माँ के ताने सुनती घर के काम निपटाने में लगी थीं। और अंदर बैठा भीकन अपनी मजबूरी पर आंसू बहाता मुंह पोंछ रहा था, क्योंकि बीर के आने का समय हो रहा था। बेटा अक्सर बहू के व्यवहार पर भीकन से माफी मांगता तो भीकन कहता मुझे बहू के व्यवहार का दुख नहीं है, हम सबका वक्त ही कठिन चल रहा है। उसका गुस्सा भी बेमानी नहीं है। बहू की बड़बड़ाहट जारी थी कि एक 20 वर्षीय लड़का भागता हुआ उनके घर में घुसा। वह भीकन की बहू के पास आकर उसे चुप कराने की कोशिश करता बोला, चाची चुप हो जाओ, कोई बड़ा आदमी दद्दा से मिलने आया है। पड़ोसी के लड़के को अनसुनाकर वह तब भी अपनी भड़ास निकाल रही थी। उसका यह आए दिन का काम था। पड़ोसियों को उसकी आदत पता थी। वह अपनी भड़ास तो निकाल लेती थी, पर सामने वाले पर क्या प्रतिक्रिया होती थी इसकी वह तनिक भी परवाह नहीं करती थी। और कुछ ही देर में वह सामान्य हो जाती, पर सुनने वाले भीतर ही भीतर सुलगते रहते। इस बार लड़के ने उसे कंधे से झकझोर कर कहा, चाची मुंबई से कोई दद्दा से मिलने बड़ी सी गाड़ी में आया है। इस बार वह शांत हुई और लड़के को एक नजर देखने के बाद वहां बैठे बैठे बाहर झांक कर देखने लगी। उसके टूटे फूटे द्वार पर एक आलीशान गाड़ी खड़ी थी। वह सकपका गई और फिर प्रश्नचिन्ह बनी आंखों से लड़के को देखने लगी। वह उसका मतलब समझ गया और तुरंत बोला, दद्दा को बताकर आता हूँ। हाँ जल्दी से जा। वह अपनी धोती के पल्ले से सर को ढकती गीले हाथों से ही अपनी धोती को ठीक करती बेटियों से बोली, अरे लड़कियों जल्दी जल्दी सामान समेटो, घर में बड़ा मेहमान आया है। दोनों बेटियां मां के साथ बिखरा सामान और तार पर टंगे कपड़ों को उतार एक टोकरे में रख, दूसरे को उसके ऊपर ढकती इधर उधर पड़ी चीजों को रास्ते से उठाने लगीं। तभी भीकन उस लड़के के साथ कमरे से निकल हैरान होता हुआ बाहर की ओर जाने लगा। वह व्यक्ति गाड़ी की पिछली सीट पर ही बैठा था। जैसे ही भीकन ने खिड़की में से भीतर झांककर आने वाले को देखा, वह हैरान होकर बोला, अरे ग्रोवर साहब, आप इस गरीब से क्या काम आन पड़ा, आइए भीतर चलिए। भीकन ने कह तो दिया, पर वह चाह नहीं रहा था कि ग्रोवर सेठ उसके घर में जाएं, क्योंकि वह उनकी और अपनी औकात अच्छी तरह जानता था। इसलिए उन्हें अपने घर की हालत दिखाकर शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। अरे नहीं भाई, यहाँ तक आने में ही काफी वक्त लग गया, बस यह बताओ काम करना चाहोगे? ग्रोवर भीकन के चेहरे पर उसकी तन्हाली और बीमारी को पढ़ता हुआ बोला, और भीकन के निर्जीव शरीर में जैसे किसी ने प्राण फूंक दिए हों। वह तुरंत अपनी कमजोर आवाज को दबाते हुए बोला, क्यों नहीं साहब, हम तो राह देख रहे थे कि हमारे लायक कोई काम हो। अरे भाई, तुम्हारे लायक ही काम है। दरअसल कुछ धार्मिक सीरियल्स के लिए कुछ गहने व कपड़े बनवाने का काम मिला है। अब उस जमाने के कपड़े गहने कैसे होते हैं,
इसकी जानकारी तुमसे ज्यादा किसी को नहीं, इसलिए जल्द ही मुंबई पहुंचो और काम शुरू करो। तुम्हारी टीम तुम्हारा इंतजार कर रही है। भीकन अपनी बीमारी और कमजोरी भूल गया। वह बड़े उत्साह से बोला, जी साहब, कल ही आता हूँ। ग्रोवर ने हंसकर हाथ हिलाया और ड्राइवर को चलने का इशारा किया। घर में बहू व पोतियां बाहर झांक झांक कर मेहमान के भीतर आने की राह देख रही थीं। तभी बीर भी वहां पहुंच गया, क्योंकि उसे भी खेत तक खबर पहुंच गई थी। ग्रोवर की गाड़ी को जाता देख वह तेज तेज चलता हुआ पिता के पीछे पीछे घर में दाखिल हुआ। तभी बहू की रोष भरी आवाज ने दोनों को चौंकाया। वह ससुर से पूछ रही थी, वह कौन था, भीतर क्यों नहीं बुलाया? भीतर नहीं आए तो अच्छा ही किए, अपनी तंगहाली का बाजार दिखाकर हमारा कौन सा सर ऊंचा हो जाता। भीकन ने बेटे की तरफ देखकर कहा। बेटे ने बहू की बात अनसुनी कर पिता की तरफ देख इशारे से पूछा, कौन था? भीकन के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। वह बीर के कंधे पर अपना कमजोर हाथ रखते हुए बोला, वह ग्रोवर सेठ थे, बहुत बड़े व्यापारी हैं। कुछ धार्मिक सीरियल्स के लिए गहने व कपड़ों का डिजाइन मेरे से बनवाना है, तो मुझे कल ही मुंबई के लिए निकलना होगा। नहीं नहीं, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं, उनसे कहे काहे नाही कि कुछ दिन बाद आवेंगे। बेटे ने चिंतित होकर कहा। पर बीर की बात सुन बहू के मुंह की रौनक उड़ गई। वह भीकन की प्रतिक्रिया देखने को बेचैन थी। भीकन ने सर हिलाते कहा, नहीं बेटा, द्वारे आई लक्ष्मी को कल पर टालना समझदारी नहीं, मुझे कल ही जाना है। भीकन का दृढ़ निश्चय देख बहू ने चैन की सांस ली और हाथ जोड़कर ऊपर वाले का धन्यवाद किया। दूसरे दिन भीकन की तैयारी में बहू ने बढ़ चढ़कर साथ दिया। उसके रास्ते के लिए खाना दिया। कुछ ही दिन में भीकन के पास पैसा आने लगा। गिरवी रखा खेत छुड़ा लिया गया, घर की मरम्मत हो गई, लड़कियों की शादी तय हो गई। और जब शादी पर भीकन आया तो बहू के लिए अब वह बुढ़ऊ नहीं, पिताजी था, जिसके सामने वह सर ढके झुकी जा रही थी। बीर ने मौका लगते ही पिता से पत्नी के बर्ताव के लिए माफी मांगी, तो भीकन उसके कंधे पर वात्सल्य भरा हाथ रख बोला, किसी का दोष नहीं बेटा, सारा चक्र भूख का है, चाहे वह किसी भी रूप में हो।